हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रारूपिक पादप कोशिका के विभिन्न भागों के संबंध में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से बोतल पर लगने वाली कार्क के पतली परत का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठकों जैसी अनेक खटकोड़ाकार संरचनाएं दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने सेला रखा। सेला मीन्स हॉलो स्पेस, और बाद में वही कोशिका के नाम से जाना गया, यानी सेल कहा गया। इसके बाद सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से दांतों के खुरचे हुए मैल और गंदे जल का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें सूक्ष्म जंतु दिखाई दिए, जिसका नाम उन्होंने रखा टिनी एनिमलक्यूल्स। और ये सूक्ष्म जंतु बैक्टीरिया थे। अर्थात सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की, और जो सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम किया था, इसके आधार पर उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, अर्थात कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। चूँकि सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जब कोशिका की खोज किया तो उनके पास सिंपल माइक्रोस्कोप थी, इसलिए वह कोशिका की केवल कोशिका भित्ति को ही देख पाए थे। दूसरा कारण यह था, इसलिए वह कोशिका भित्ति को देख पाए क्योंकि जो बोतल पर लगने वाली कार्क का उन्होंने अध्ययन किया था वह पौधे के मृत कोशिकाएं थी, और इसलिए वह केवल कोशिका भित्ति का ही अध्ययन कर पाए थे। इसके बाद बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप बन गई। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बनी, ल्यूमिनेसेंस माइक्रोस्कोप बनी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बनी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी भी वस्तु को लगभग 1,00,000 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल और रुस्का नामक वैज्ञानिक ने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद तो कोशिका के अध्ययन में वैज्ञानिकों की बहुत ज़्यादा रुचि जगी, और एक अलग कोशिका से के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं से संबंधित और कोशिका के सेल ऑर्गेनेल्स से संबंधित कोशिकाओं के अध्ययन की एक शाखा ही बन गई, जिसको सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान कहा जाता है। आइए हम आपको यह बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पादप कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। सर्वप्रथम आप यह जानते हैं कि किसी भी कोशिका के बाहर की तरफ एक बाउंड्री वॉल होती है, जिसको सेल वॉल कहा जाता है, यानी कोशिका के सबसे बाहर की तरफ सेलुलोज की बनी हुई दृढ़ और निर्जीव कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका के अंगक जो होते हैं उनको सूखने से बचाती है, इस कोशिका को मृत होने से बचाती है, और इसमें जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से यह अन्य कोशिकाओं से भी संपर्क साधे रहती है, और इससे होकर के जीवद्रव्य द्वारा अन्य कोशिकाओं से पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है, और इस संरचना को प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं।
और जो कोशिका भित्ति होती है पौधों में, यह सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेलुलोज की बनी होती है। उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। लेकिन जो फंजाई होते हैं उसमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है यह काइटिन की बनी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसकी बाउंड्री वॉल के रूप में पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण इसकी जीवद्रव्य कला होती है। सेल वॉल में विभिन्न प्रकार के खनिज आयंस भी होते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फेट आयंस, यह सभी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। इसके बाद कोशिका का जो दूसरा मुख्य भाग होता है वह होता है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। किसी भी कोशिका में प्रारंभ में यह रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, नवजात कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता जाता है उस अनुपात में उसमें जीवद्रव्य की मात्रा नहीं बढ़ती है। इसलिए इन कोशिकाओं में छोटे छोटे खाली स्थान बन जाते हैं जिनको रिक्तिकाएं कहा जाता है। और जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता जाता है यह छोटी छोटी रिक्तिकाएं ये आपस में जुड़ जुड़ करके बड़ी होती जाती हैं और इनका आकार बढ़ता जाता है, जिसे वैक्यूल्स कहा जाता है। इस वैक्यूल्स के चारों तरफ एक कला का आवरण होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इस वैक्यूल्स में रिक्तिकाओं में कुछ पदार्थ भी संचित रहते हैं, उसमें कुछ द्रव भी संचित रहते हैं जिसको सेल सैप कहा जाता है। और इस सेल सैप में, कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेल सैप में कुछ रंगा पदार्थ जैसे एंथोसायनिन इत्यादि भी होते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स भी संचित रहते हैं। इस कोशिका में पाया जाने वाला जो सेल सैप होता है यह कोशिका की टर्जिडिटी को बनाए रखता है, उसकी तन्यता को बनाए रखता है। और इसी से होकर के आवश्यकता पड़ने पर इस टोनोप्लास्ट से होकर के वैक्यूल्स में से कोशिका द्रव्य में कुछ सेल सैप का आदान प्रदान भी होता रहता है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अन्य सेल ऑर्गेनेल्स जैविक दशा में बने रहते हैं। अब आइए तीसरी जो संरचनाएं मैं बताऊं, जो कोशिका का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, जिसको प्रोटोप्लाज्म अथवा जीवद्रव्य कहते हैं। इस जीवद्रव्य को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ यह भी बता दूं कि यह जो रिक्तिकाएं होती हैं यह वनस्पति कोशिकाओं में संख्या में कम लेकिन बड़ी बड़ी होती हैं, और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, जो एनिमल सेल होती है, इसमें संख्या में अधिक परंतु छोटी छोटी होती हैं। तो इनके चारों तरफ टोनोप्लास्ट का आवरण होता है, रिक्तिकाओं के चारों तरफ। और अगला जो इसका तीसरा पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह है प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीवद्रव्य। कोशिका में भरे हुए समस्त द्रव्य को जीवद्रव्य कहा जाता है अर्थात प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यह जीवद्रव्य कोशिका भित्ति के अंदर, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाने वाली एक पतली झिल्ली से घिरा रहता है। इस पतली झिल्ली को जीवद्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। वनस्पति कोशिकाओं में यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहरी आवरण बनाती है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। जीवद्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन
नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन इसको नाम दिया था उन्होंने सारकोड। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसी जीवद्रव्य सारकोड को जीवद्रव्य नाम दिया था, यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। वान मोल नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन बताया था कि इसमें कौन से रासायनिक पदार्थ किस अनुपात में पाए जाते हैं। और हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवद्रव्य में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं, और शरीर की जैविक दशा बनाए रखने के लिए जीवद्रव्य में इन उपापचयी क्रियाओं का होना आवश्यक भी है। अर्थात जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह एक पारदर्शी कोलाइडी विलयन होता है जीवद्रव्य। अब आइए मैं जीवद्रव्य के दो भागों के बारे में आपको बता दूं कि किसी भी कोशिका में जीवद्रव्य के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। नंबर एक, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नंबर दो, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य जीवद्रव्य का वह भाग होता है जो बाहर से जीवद्रव्य कला द्वारा तथा अंदर से टोनोप्लास्ट और केंद्रक कला से घिरा रहता है। यानी केंद्रक कला, टोनोप्लास्ट और जीवद्रव्य कला के बीच पाया जाने वाला भाग होता है। यह जीवद्रव्य का ही भाग है, यानी कोशिका जीवद्रव्य का वह भाग होता है। कोशिका द्रव्य जीवद्रव्य का वह भाग होता है जो बाहर से जीवद्रव्य कला द्वारा घिरा रहता है और अंदर केंद्रक कला और टोनोप्लास्ट के बाहर पाया जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है यह जीवद्रव्य का वह भाग होता है जो चारों तरफ से दोहरी एकक कला द्वारा घिरा रहता है, जिसको केंद्रक कला कहा जाता है। प्रायः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है और जिन किसी भी कोशिकाओं में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को मोनोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। परंतु पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस, अर्थात पैरामीशियम डाइकैरियोटिक है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी जीवों के बारे में जानकारी हुई है जिसमें दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको मल्टीकैरियोटिक सेल कहा जाता है। चाहे जंतु कोशिका हो चाहे वनस्पति कोशिका हो, केंद्रक सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में पाई जाती है, इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, इसलिए इसके चारों तरफ केंद्रक कलाएं नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें केंद्रक के चारों तरफ दोहरी एकक कला का बना हुआ एक घेरा होता है जिसको केंद्रक कला कहा जाता है, और प्रत्येक एकक कला लगभग 75 एंगस्ट्राम मोटी होती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इस तरह से दोहरी एकक कला द्वारा चूंकि केंद्रक घिरा रहता है, इसलिए केंद्रक के चारों तरफ लगभग 150 एंगस्ट्राम मोटा लाइपोप्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है। और यह केंद्रक कला केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ अर्थात केंद्रक द्रव्य और इसके बाहर पाए जाने वाले पदार्थ अर्थात कोशिका द्रव्य को विभाजित करती है। केंद्रक कला में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसलिए इससे यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच इसके द्वारा होकर के कुछ जलीय
पदार्थों का आवागमन भी होता है। और जो डीएनए से आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है, उन्हीं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा केंद्रक से आरएनए बाहर भी आता है एमआरएनए के रूप में, मैसेंजर आरएनए के रूप में। अब आइए मैं आपको केंद्रक के विभिन्न भागों के बारे में बताऊं। हाँ, एक चीज़ यह भी आपको बता दें कि जो केंद्रक होता है वह कोशिका का मैनेजर होता है। केंद्रक के नियंत्रण में ही सारी क्रियाएं होती हैं। कोशिका की सारी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं, परंतु यह केंद्रक के नियंत्रण में ही होती हैं, अर्थात केंद्रक कोशिका का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। इस केंद्रक पूर्ण विकसित केंद्रक को कुल 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है और यह दोहरी एकक कला की बनी होती है। प्रत्येक एकक कला लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए सूत्रवत संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्रोमैटिन फाइबर यानी क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। जब डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है तब इस डीएनए तंतु को क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है और विभाजन की अवस्था में यही क्रोमैटिन तंतु सिकुड़ करके छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिसको वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम नाम दिया। एक महत्वपूर्ण भाग केंद्रक का और भी होता है, जो केंद्रक द्रव्य में धब्बे, काले धब्बे जैसी कलाविहीन गोलाकार संरचना के रूप में पाई जाती है, यह पाया जाता है। यह भाग इसका केंद्रिका कहलाता है। यानी केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाया जाने वाला गोलाकार कलाविहीन संरचना है, जिसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद जो कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य को हम 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। नंबर 1, कोशिका द्रव्य के सक्रिय पदार्थ, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। यह कोशिका द्रव्य के सक्रिय पदार्थ हैं, एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और नंबर 2, कोशिका द्रव्य का वह भाग जो जेली जैसा होता है, वही भाग इसका हाइलोप्लाज्म कहलाता है। इसको साइटोसोल भी कहा जाता है। और इस साइटोसोल में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो उपापचयी रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, परंतु कोशिकाओं में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। वह कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स नहीं हैं। इन्हें उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ कहा जाता है। उपापचय के निष्क्रिय पदार्थों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, संचित पदार्थ। नंबर 2, स्रावी पदार्थ। नंबर 3, उत्सर्जी पदार्थ। कोशिका द्रव्य के निष्क्रिय पदार्थ जो संचित पदार्थ हैं, संचित पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कुछ विटामिन्स आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट कोशिकालिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो भी कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज के रूप में, इसी ग्लूकोज का कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही एटीपी
कोशिका की समस्त जैविक क्रिया को संचालित करती है और जीवों की भी समस्त जैविक क्रियाएं और उपापचयी क्रियाएं उसी एटीपी से संचालित होती हैं। और इसमें जो संचित पदार्थ हैं वह प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स कोशिकाओं की वृद्धि, विकास और डिफरेंशिएशन, विभिन्नीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। उपापचय के निष्क्रिय पदार्थों का एक भाग स्रावी पदार्थ भी होता है। यह स्रावी पदार्थ कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाले निष्क्रिय पदार्थ होते हैं और यह निष्क्रिय पदार्थ जैसे मकरंद हैं, कोशिका को रंग देने वाले, विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने वाले कोशिका को यह पदार्थ होते हैं और यह एंजाइम्स भी कोशिकाओं से ही स्रावित होने वाले पदार्थ हैं जो किसी क्रिया की गति का उत्प्रेरण करते हैं। इसलिए इन एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। बायोकैटलिस्ट कोशिका में क्रिया की गति का उत्प्रेरण करते हैं। जैसे एक एंजाइम्स के क्रिया करने के तरीके के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे गांव में आप देखते होंगे कि प्रायः दो पक्षों में झगड़ा भी हो जाता है। तो गांव में दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे लेकिन मार नहीं कर रहे थे। एक आदमी ऐसे टहलते हुए वहां आया और उसने इतना कहा कि मारो, जो होगा देख लेंगे। बस दोनों आदमी आपस में भिड़ गए। इतना कहना हुआ कि दोनों आदमी आपस में भिड़ गए और दोनों के हाथ पैर सिर टूटे फूटे। तो शरीर में कोशिकाओं का यानी शरीर की कोशिकाओं में एंजाइम का वही कार्य है कि यह किसी क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। जैसे अपनी उदाहरण में हमने कहा है आपको कि आदमी टहलते हुए आया और उसने उस झगड़े को मार में तब्दील कर दिया, तो यही कार्य एंजाइम का होता है। उसने क्रिया में भाग नहीं लिया, एंजाइम भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन किसी क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और क्रिया के उपरांत ज्यों के त्यों बने भी रहते हैं। तो एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। तीसरे ऐसे पदार्थ जो कोशिका के निष्क्रिय पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, यह उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। कभी कभी यह उत्सर्जी पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक भी हो जाते हैं। यह कोशिका की उपापचयी क्रिया में बनने वाले पदार्थ होते हैं जिनको कोशिका से बाहर निकालना या शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। यह उत्सर्जी पदार्थ हैं एल्केलाइड्स, रेजिन्स, टैनिन्स, गम जिसको गोंद कहा जाता है, अथवा लैटेक्स। लैटेक्स माने दुग्ध। जैसे आप बरगद के टहनियों को तोड़ें या पाकड़ के, पीपल के या महुए के या कटहल के टहनियों को तोड़ें तो उसमें से कुछ सफ़ेद दुग्ध जैसा पदार्थ निकलता है जिसको लैटेक्स कहा जाता है। और रबर के पौधे में यह लैटेक्स अधिक मात्रा में निकलता है क्योंकि उसमें लैटेक्सिफेरस ग्लैंड्स काफ़ी एक्टिव होती हैं और अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और रबर के पौधे से निकलने वाले दूध से रबर बनाया जाता है। मलेशिया में तो इस रबर की सड़कें ही हैं, इतना अधिक रबर का उत्पादन मलेशिया में होता है। इसके बाद जो उपापचय के सक्रिय पदार्थ होते हैं जिनको एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, आइए उसके संबंध में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो उपापचय के सक्रिय पदार्थ होते हैं वह कई तरह के होते हैं। जैसे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स को लवक भी कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स,
राइबोसोम्स, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, स्फेरोसोम्स, माइक्रोबॉडीज और सेंट्रोसोम्स। यह उपापचय के सक्रिय पदार्थ हैं और विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं इनके अंदर, इन सक्रिय पदार्थों के अंदर होती हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया कि उपापचय के सक्रिय पदार्थ यह कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जैसे सक्रिय पदार्थों में हमने आपको एक बताया कि प्लास्टिड्स, लवक, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लवक जिसकी खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह लवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों तथा कवकों में नहीं पाए जाते हैं। शेष सभी यूकैरियोटिक सेल्स में यह लवक पाए जाते हैं। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें भी यह लवक नहीं पाए जाते हैं। वनस्पति कोशिकाओं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें लवक पाए जाते हैं। यह जो लवक होते हैं यह 3 तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, यानी अवर्णी लवक पौधों की जड़ों में, भूमिगत तनों में और आवृतबीजी पौधों के भ्रूण और बीजों में पाए जाते हैं। यह जो अवर्णी लवक होते हैं इनका कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संचय करना। भोज्य पदार्थों के संचय करने के आधार पर अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वे अवर्णी लवक होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट वे अवर्णी लवक होते हैं जो प्रोटीन का संचय करते हैं। यह बीजों में और कुछ बीजों के भ्रूणों में पाए जाते हैं। और इलायोप्लास्ट वे अवर्णी लवक होते हैं जो लिपिड यानी वसा का संचय करते हैं। जिन पौधों से तेल प्राप्त होते हैं उसमें इलायोप्लास्ट होते हैं। जिन पौधों से जिन पौधों से प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं उनमें प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं, और जिनसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उसमें एमाइलोप्लास्ट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। उपापचय के कोशिका के सक्रिय पदार्थों में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में किया था। इसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया देखी, और सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अल्टमान ने जो सभी जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया खोजी थी उसका नाम उन्होंने रख दिया था बायोप्लास्ट, और सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसी बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में दोहरी एकक कला से पाई जाने वाली छड़नुमा संरचना होती है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यही एटीपी ऊर्जा शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करती है। अर्थात यदि कोशिका को एक सूक्ष्म आणविक फैक्ट्री माना जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला जो कोशिका द्रव्य के सक्रिय पदार्थ हैं वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के.आर. पोर्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह केंद्रक कला की बाहरी सतह से लगी हुई खोखली नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं जो बाहरी सिरों पर बंद होती हैं। और यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं यह दो तरह की होती हैं। एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाने के कारण इसकी बाहरी सतह खुरदुरी होती है, इसलिए यह खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका भी कहलाती है। दूसरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है क्योंकि इसकी बाहरी सतह चिकनी होती है, इस पर राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसकी बाहरी सतह चिकनी होती है। अगला जो कोशिका द्रव्य का सक्रिय सेल ऑर्गेनेल है वह है राइबोसोम। राइबोसोम्स की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सेम के जड़ की कोशिकाओं में देखा था। यानी रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सेम पौधे के जड़ की कोशिकाओं में इस राइबोसोम की खोज किया था और पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसको राइबोसोम्स नाम दिया था और उसके कार्यों के बारे में बताया था। यह जो राइबोसोम्स होते हैं यह दो तरह के होते हैं। नंबर 1 70S राइबोसोम्स और नंबर 2 80S राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम्स होते हैं यह प्रोकैरियोटिक सेल्स अर्थात जीवाणु और नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाए जाते हैं। जो 80S राइबोसोम्स होते हैं यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आपको यह जानने का कौतूहल होगा, जानने की उत्सुकता होगी कि यह यस क्या है। जैसे हमने लिख दिया 70S राइबोसोम और लिख दिया 80S राइबोसोम्स, और हमने आपको बताया कि यह 70S राइबोसोम जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो यह यस क्या है? यस को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, अवसादन गुणांक कहा जाता है। इसकी इकाई स्वेद वर्ग होती है। इसमें जो 70S राइबोसोम्स होते हैं यह दो यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। एक छोटी वाली यूनिट इनकी 30S और बड़ी वाली यूनिट 50S की होती है। जो 80S राइबोसोम्स होते हैं यह भी दो यूनिट के बने होते हैं। इनकी छोटी वाली यूनिट 40S और बड़ी वाली यूनिट 60S की होती है, 80S राइबोसोम्स की। अब आप इसको गणितीय विधि से जोड़ेंगे तो यह जोड़ गलत आ जाएगा, इसको गणितीय विधि से नहीं जोड़ना चाहिए। यस जो इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है इसको ज्ञात करने के लिए इस राइबोसोम्स को एक मशीन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है और जो राइबोसोम्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर 80 की स्पीड पर
उस परखनली की तली में बैठ जाते हैं उनको 80s राइबोसोम्स, और जो 70 की स्पीड पर परखनली की तली में बैठ जाते हैं उसको 70s राइबोसोम्स कहा जाता है। और चाहे 70s राइबोसोम्स हों चाहे 80s राइबोसोम हों, इन दोनों की यह जो यूनिट होती है यह मैग्नीशियम आयंस की अधिकता के कारण जुड़ी रहती है। यदि मैग्नीशियम आयंस की कमी हो जाए तो 80s राइबोसोम्स से इसकी दोनों यूनिट जो कि 40s और 60s होती है यह अलग हो जाएगी। इसी तरह से यह मैग्नीशियम आयन की कमी होने पर 70s जो राइबोसोम्स होते हैं इनकी दोनों यूनिट जो 30s और 50s है यह भी अलग हो जाती है। और जब इस छोटी यूनिट का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो यह 40 की स्पीड पर परखनली की तली में बैठ जाती है, इसलिए इसको 40s राइबोसोम कहा जाता है। जो बड़ी वाली यूनिट होती है वह 60 की स्पीड पर परखनली की तली में बैठ जाती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, इसलिए इसको 60s कहा जाता है। लेकिन जब मैग्नीशियम आयन की अधिकता के कारण यह दोनों यूनिट जुड़ी रहती हैं 80s राइबोसोम्स की, तो यह पूरा राइबोसोम्स 80 की स्पीड पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन की परखनली में नीचे की तरफ बैठता है, इसलिए इसको 80s राइबोसोम्स कहा जाता है। इनको गणितीय विधि से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, आइए यहाँ अब मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता दूँ कि जो राइबोसोम्स के बारे में आप जानें तो जानने की उत्सुकता होगी कि इस राइबोसोम्स का क्या कार्य है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है अथवा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर पाया जाता है, इसका क्या कार्य होता है। तो यह जो राइबोसोम्स होता है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिकाओं में प्रोटीन्स का संश्लेषण करना, यह राइबोसोम्स का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद कोशिकाओं के और भी सक्रिय कोशिकांग जैसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। यह जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एकल कलाओं से घिरी हुई संरचनाएं होती हैं और यह स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट को बनाती हैं। कोशिका के विभाजन के समय सेल प्लेट निर्माण में सहायता करती हैं और इनकी संरचनाओं से इस गाल्जी कॉम्प्लेक्स से टूट करके ही लाइसोसोम्स बनते हैं और लाइसोसोम्स का कार्य होता है कि एंजाइम्स इत्यादि पदार्थों का कोशिका में संवहन करना। तो यह जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये इनका भी कार्य होता है कि पदार्थों का श्रावण करना और पदार्थों का संचय भी करना इस गाल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य होता है। इसी तरह से और भी सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर जो स्फेरोसोम्स, माइक्रोबॉडीज और सेंट्रोसोम्स होते हैं। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं यह केंद्रकला से बाहरी सतह पर, केंद्रकला की बाहरी सतह पर लगे रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और जब कोशिका विभाजन होता है उस समय यह सेंट्रियोल्स यह सेंट्रियोल्स के रूप में यह विभाजित होकर के इसके दो ध्रुवों का निर्माण करते हैं। अब जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होते हैं और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो सक्रिय कोशिकांग होते हैं इसके संबंध में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे एक एक करके इस प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडीज, गाल्जी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, हम अध्ययन इस कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स तथा एंजाइम्स का भी करेंगे जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।